नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम कुमार मेडा। मैं एक डीएम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग चंद्रपुर से। मेरा क्लिनिक जटपुरा गेट चंद्रपुर में है और मैं कुछ लास्ट के 2-3 सालों से चंद्रपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन में आप सबको मैं मैसेज देना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया विश्व हृदय दिवस इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा हृदय रोग जो है ये किन कारणों की वजह से होता है? जो हार्ट डिसीज़ है ये कोई सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं होता, ये मल्टी फैक्टोरियल है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब ऐसा है कि कई सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेजर पार्ट होता है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होगा, एडिक्शंस होंगे, उसके अलावा पेशेंट्स को ऑलरेडी अदर रिस्क फैक्टर्स होंगे, जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर की बीमारी, बीपी होना, या उसके साथ में एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीज़ों की वजह से हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं। और ये ब्लॉकेजेस सडनली उसके ऊपर का मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से वहाँ पे हार्ट का मतलब हार्ट में ब्लड क्लॉट बनता है आर्टरीज में, और इसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक एक सडन इवेंट है, और ब्लॉकेजेस जो होते हैं ये क्रोनिक है। क्रोनिक यानी काफ़ी समय से वो ब्लड के आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं, और धीरे धीरे करके ये ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ब्लॉकेजेस का ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है, जो कि सडन होता है और सडनली हार्ट अटैक पेशेंट्स में आता है। जैसे आपने बताया हृदय रोग के कौन से प्रकार होते हैं, क्या कहिए? हार्ट डिसीज के तो कई सारे प्रकार होते हैं। प्राइमरली जो लोग जानते हैं हार्ट डिसीज है हार्ट अटैक, बट हार्ट अटैक तक ही सीमित नहीं है। हार्ट में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मसल्स होते हैं, तो मसल्स के प्रॉब्लम की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। वॉल्स होते हैं, वॉल्स के प्रॉब्लम की वजह से रूमेटिक हार्ट डिसीज, या डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आर्टिक स्टेनोसिस, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस का भी पार्ट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो गया, या हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होता है जिसको पेरिकार्डियम करते हैं तो पेरिकार्डिटिस कहते हैं। इसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गए, डायबिटीज़ हो गए, इसके वजह से भी हार्ट के ऊपर असर होता है और उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। जी, अगर मैं लक्षणों की अगर बात करूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको हृदय रोग हुआ है क्या। तो लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण कौन कौन से प्रमुख तौर पर देखे जाते हैं? प्रमुख तौर पे लक्षण अगर हार्ट अटैक की अगर बात करें या ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं, जो कि प्राइमरी कॉज है अपने सोसाइटी में, मेन उनमें सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन, या उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम सीने में जलन जैसे होती है। वो चलने पे बढ़ सकते हैं। टिपिकली अगर किसी पेशेंट को ब्लॉकेजेस अगर 70% के ऊपर है तो वो चलने पे बढ़ता है, चलने पे उनका सांस फूलता है। किसी पेशेंट को अगर वॉल का प्रॉब्लम है तो उन्हें चलते समय हार्ट बीट उनको फील हो सकते हैं। इसके अलावा उनको चक्कर आ सकता है, नीचे गिर सकता है। ये तो क्लासिकल सिम्टम्स हुए हार्ट डिसीज के। बट इसके अलावा भी अगर किसी पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि कोई पेशेंट डायबिटिक है, मतलब शुगर की बीमारी है, या उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, या एडिक्टिव है जैसे कि स्मोकिंग करता हो या टोबैको, उनमें सिम्टम्स अटिपिकल हो सकते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि जैसे मैंने क्लासिकल चेस्ट पेन की बात की, वैसा ना होते हुए भी अदर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे शोल्डर में पेन हो गया, हाथ में पेन बार बार आना, चलते समय हाँफना। तो ये छोटे लक्षण है भी, उन्हें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए और उन्हें चेकअप जरूरी कराना चाहिए। भले ही है गैस्ट्रिक सिम्टम हो, बट फर्स्ट यू कंसल्ट एंड देन डिक्लेयर दिस व्हाट इज हैपनिंग, ये गैस्ट्रिक सिम्टम है। आप अपने ओर से खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सिम्टम कार्डियक नहीं है, या ये सिम्टम गैस्ट्रिक है, या और कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है। हाई चांसेस है कि आपका एज कम है और आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, मसल या गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। बट ये जो डेफिनेशन है, ये जो मीन्स लेबल करने का जो है, ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके ट्रीटिंग फिजिशियन वही आपको बता सकते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा ये वर्ल्ड हार्ट डे पे, अगर आपको कोई सिम्टम्स है या आप रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली आप चेक कराइए और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। जी, अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे हृदय रोग है क्या, ये अगर चेक करना है, तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में कौन कौन सी प्रक्रिया उपलब्ध है जिससे हम निदान कर सकते हैं कि भी हृदय रोग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या कहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट डिसीज़ को चेक करने के लिए कुछ नंबर्स जानना जरूरी है। नंबर्स कहने का मेरा मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, आपका लिपिड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये हर व्यक्ति को 35 के ईयर्स के बाद जानना जरूरी है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम है,
आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से कम है, आपका ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक से कम है, तो आप एक सेफर साइड में हो। यही अगर आपको जानना है और बेटर तरीके से कि मेरा हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, तो आप रेस्टिंग कंडीशन में आपका ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी देख सकते हो, जिसमें कुछ जेनेटिक कंडीशन या पहले से कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो तो वो पता चल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रेस टेस्ट कराते हो, स्ट्रेस टेस्ट यानी क्या, जो भी हम टेस्ट करते हैं पेशेंट की ईसीजी, इको, ये एक रेस्टिंग कंडीशन होता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में मोस्ट ऑफ द पेशेंट के जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई रेस्टिंग कंडीशन को हार्ट को प्रॉपरली मिल रहा है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल आ सकता है। जब कोई स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस यानी जो भी टेस्ट जिसमें हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ता हो, वर्कलोड बढ़ता हो, जिसमें हार्ट को पंपिंग एक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पेशेंट को ब्लॉकेजेस है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्ट्रेस के दरम्यान, जैसे टीएमटी के दरम्यान, वो ईसीजी में पिकअप कर सकते हैं या इकोकार्डियोग्राफी में पिकअप कर सकते हैं। तो सर्टेनली आफ्टर 35-40 ईयर्स पेशेंट को जरूर ये जो मैंने 3 टेस्ट बताया है, फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर, साथ में इको, टीएमटी जरूर कराना चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर जब आपको इवेलुएट करेंगे, अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी होती है और किसी चीज़ की, तो आपको और कोई टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि रेस्टिंग कंडीशन में अगर आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं हार्ट के लिए, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको स्ट्रेस टेस्ट भी कराना जरूरी है। टेस्ट की बात अगर करें तो नॉर्मली जैसे लोग दांतों के टेस्ट कराते हैं हर 6 महीने में, साल भर में, तो हार्ट के लिए कितने ड्यूरेशन में ये ड्यूरेशन सारे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एज उनका 40 के ऊपर है, उनमें फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हर साल आप कीजिए। कोई पेशेंट को हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनका एज 40 है, तो हर 3 साल 2 साल में कर सकते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। ये सारा ब्लैंकेट सारे पेशेंट को हम नहीं कह सकते कि आप हर साल ही कराइए या आप हर साल मत कराइए, हर आप 6 महीने में कराइए। ये डिपेंड पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या है, उनके रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। अब इलाज के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा लोग जो घर पे इलाज करते हैं उसके बारे में। एक अलग अलग से मिथ्स है कि भाई हम लहसुन, अगर कच्चा लहसुन खाएंगे तो ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, नींबू पानी में डाल के पिएंगे तो ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, एस्पिरिन जो गोली आती है ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, उससे खून पतला हो जाएगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये जो सारी चीज़ें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये सिर्फ अपने सोसाइटी में या इंडिया तक सीमित नहीं, ये हर जगह पाया जाता है। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, आप एक पर्सन के बेसिस पे या किसी ने कहा था उसको बेनिफिट हुआ तो आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो आपको बेनिफिट होगा ही, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और आप ये सब करते समय जो मॉडर्न मेडिसिन की जो एडवाइस है या जो गाइडलाइंस है उसे भी फॉलो कीजिए। कोई चीज़ खाने की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस पूरा ही कम हो जाता, ऐसा नहीं होता है, ये प्रूवन नहीं है। अगर किसी पेशेंट को उसका बेनिफिट हुआ होगा तो उस पेशेंट में जो प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम आपके इसमें और वही चीज़ से आपको बेनिफिट होगा, ये कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है और ये एज ए डॉक्टर हम रिकमेंड नहीं कर सकते। ठीक, अब मैं अगर इलाज की अगर बात करूँ जो डॉक्टर द्वारा होता है, तो फिलहाल मॉडर्न मेडिकल साइंस में कौन कौन सी इलाज की प्रक्रिया उपलब्ध है? देखो, इस चीज़ में हार्ट डिसीज़ की जब पहली बात आती है तो हार्ट अटैक ही पहले आता है। हार्ट अटैक में एक कंसेप्ट होता है गोल्डन आवर कंसेप्ट। गोल्डन आवर कंसेप्ट यानी क्या? अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी ब्लड के सप्लाई हार्ट में एक नस को 100% बंद हो चुका है। तो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट का जो मसल होता है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है, मसल्स की डेथ होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग करना, वो कमज़ोर होते जाता है। तो ये इसका कुछ टाइम पीरियड है। अगर ये टाइम पीरियड में अगर हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते, इंटरवेंशन चाहे वो इंजेक्शन हो या एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो, अगर वो टाइम पीरियड में हम नहीं करते तो उसका कोई बेनिफिट आगे जाके पेशेंट में नहीं होता है। तो यहीं पे बहुत बड़ा पेशेंट का डिले आता है। जब कभी पेशेंट को पहले सिम्टम्स आते हैं, वो हॉस्पिटल फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट में काफ़ी लेट पहुंचते हैं। आप अगर पूछोगे ये गोल्डन आवर्स का कंसेप्ट कितना बड़ा है, बेस्ट होता है 6 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 12 आवर्स। लेकिन आइडियली 6 आवर्स के अंदर हम जो भी कुछ करते हैं, अगर इंजेक्शन से उसको क्लॉट रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, उसका सक्सेस रेट 70% ही होता है, उसमें कुछ ब्लीडिंग का रिस्क भी रहता है। दूसरा जो माध्यम है ट्रीटमेंट करने का जो कि बेस्ट है, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं या पामी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई बंद है 100%, उसको एंजियोग्राफी माध्यम से पहले आइडेंटिफाई करते हैं
और उसको बलून से ओपन करते हैं और वहाँ पे स्टेंट डालते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि अब हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं ब्लॉकेज का है और डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे हम स्टेंट प्लेस करते हैं ताकि जो मसल डैमेज होने की प्रक्रिया है वो रुक सके। और जो बाकी मैंने जैसे इंजेक्शन का मैंने बताया था थ्रोम्बोलिसिस का, उसका सक्सेस रेट 70% है। और जो तीसरा माध्यम जो हार्ट अटैक का होता है बाईपास सर्जरी, इमरजेंसी कंडीशन में सडन हार्ट अटैक आने के बाद काफ़ी रिस्की होता है और बहुत सारे सर्जन्स भी अगर प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है तो वो करते भी नहीं है। तो आइडियल सिचुएशन में अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो विद इन 6 आवर या 12 आवर्स के अंदर पेशेंट को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। आइडियल है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सके ताकि जो मसल डैमेज है उसमें प्रिवेंट कर सके। अगर आप कहोगे मसल डैमेज होगा तो क्या होगा, मसल डैमेज होगा तो उनका फ्यूचर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, क्योंकि हार्ट एक ऐसा है कि जब आप चलते हो तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना होता है। तो आप चलोगे तो पंप ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप अगर कोई हार्ट अटैक है, अगर आप ट्रीट भी नहीं करते हो, इंजेक्शन देते हो और हार्ट का ब्लॉकेज परसिस्टेंट रह जाता है और हार्ट की मसल डैमेज हो जाता है, पेशेंट माइट बी सर्वाइव्ड, ऐसा नहीं कि वो चांसेस है कि सर्वाइव हो जाए ये एपिसोड से, लेकिन उनके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे काम करने में प्रॉब्लम, चलते समय उनको हाफ लगना, कोई मेहनत के काम नहीं कर सकते हैं, अगर वो पेशेंट ब्रेड अर्नर है, लेबरर है, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आइडियल सिचुएशन में अगर हार्ट अटैक होता है तो जल्द से जल्द उनका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होना काफ़ी जरूरी है। जी, अब अगर हम बात करें, लोगों में हृदय रोग को लेकर निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा भी तकलीफ अगर होती है तो वो देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में आएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी और ये बड़े बड़े जो ये हैं, इससे पेशेंट डरे हुए होते हैं हृदय रोग के कारण। तो ऐसे समय क्या एक महत्वपूर्ण मैसेज आप चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहेंगे? ये बात सच है। इनफैक्ट हर सोसाइटी में, हर फैमिली में यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा कुछ ना हो, मीन्स हमें हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी फैमिली यही सोचते हैं कि कम से कम में जो हो सके वही बेस्ट है। बट हकीकत से हम दूर नहीं जा सकते, जो सच है उसको फेस करना ही रहता है। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपके इसमें हार्ट का ब्लॉकेजेस है या हार्ट का अटैक आया है, तो ये माध्यम या जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। उसमें आपका डिनाइल के वजह से आपका ही नुकसान होगा, मीन्स पेशेंट का ही नुकसान होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप खुद से लेबल ना करें, आपके हार्ट अटैक आने तक आप वेट ना करें, उससे पहले ही आप चेक कराएं। अगर आपके ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स है आपको या आपका एज ज़्यादा है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, आपका रिस्क कितना है आप पता कीजिए, उस वे से आप आगे का जो डिसीजन है आप ले सकते हो। बट एक समय पे हार्ट अटैक आपको आ चुका है, उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस या चांसेस नहीं होते हैं। जो इमरजेंसी में है हम सजेस्ट करते हैं या पेशेंट जो डिसाइड करता है उस वे से ही जाना होता है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जब आपको पता है ऑलरेडी कुछ आपके इसमें रिस्क फैक्टर्स है और आपका एज ज़्यादा है और आज के सिनेरियो को देखते हुए आपको स्क्रीन कराना चाहिए, और स्क्रीनिंग में कुछ निकलता है तो उस हिसाब से आप टैकल कीजिए। नहीं तो जो इमरजेंसी होते हैं फिर उसमें तो बता पाना डिफिकल्ट है। मेरा सर, मैं आपके बारे में अगर बात करूँ, गत 15 वर्षों से आप हृदय रोग चिकित्सक हैं और प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। हृदय रोगों के लिए आप अग्रसर हैं और बहुत सारे जीव आपने बचाए हैं। तो किस तरह का एक समाधान, किस तरह की खुशी होती है जब एक हार्ट का पेशेंट ठीक होकर जाता है और बोलता है सर थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, तो किस तरह का एक समाधान आपको होता है? कार्डियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है उसमें काफ़ी रिवॉर्डिंग है। रिवॉर्डिंग इसलिए है, अगर आप टाइम पे इंटरवेन करते हो तो पेशेंट को ऊपर से भी खींच के लेके आ सकते हो। ये टाइम फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम पे पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमने ऐसे काफ़ी बार हुए जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो चुके हैं, पूरा हार्ट उनका स्टॉप हो गया था, उन्हें हमने रिवाइव किया, उनका हमने एंजियोप्लास्टी किया या मेडिसिन दिए जिससे वो पूरे बच गए। बट इसमें टाइम फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट टाइम पे नहीं पहुंचता है हॉस्पिटल में तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर टाइम पे इंटरवेंशन हम करते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, काफ़ी रिवॉर्डिंग है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और सेम समय ये भी सच बात है कि हार्ट डिसीज़ के सारे पेशेंट को हम बचा नहीं सकते, जिसमें टाइम फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई पेशेंट हमारे पास काफ़ी लेट पहुंचते हैं तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि उनमें प्रॉब्लम आगे जाके आए। तो इसमें यही कहूँगा कि हार्ट डिसीज़ का जितना जल्दी, जितने टाइम पे अगर आप इंटरवेन करेंगे तो काफ़ी रिवॉर्डिंग है। और हार्ट डिसीज़ एक ऐसा क्रिटिकल ऑर्गन है हार्ट में जिसको हमेशा काम करना ज़रूरी है। ऐसा कोई समय नहीं होता है कि हार्ट रेस्ट ले सके, और जब भी रेस्ट लेता है पेशेंट नहीं रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइमली इंटरवेन करें तो पेशेंट की जान डेफिनेटली बचती है और आगे का भी उनका लाइफ काफ़ी अच्छा होता है।
सर अगर मैं मेडा हेल्थ केयर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? मेडा हेल्थ केयर क्लिनिक बेसिकली एक क्लिनिक है, कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक क्लिनिक है जहाँ पे ईसीजी, इको और अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा मैं सर्विस श्री साई डिवाइन कुबेर हॉस्पिटल में भी देता हूँ, जहाँ पे मैं प्राइमरली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेशेंट को एडमिट रखना और काफ़ी अदर चीज़ें जो है मैं वहाँ पे भी सर्विस देता हूँ। जी, चैनल के माध्यम से विश्व स्तर पर आपको जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शकगण देख रहे हैं, उन्हें हृदय रोग संबंध में आपसे परामर्श लेना है या उपचार संदर्भ में आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरे तक संपर्क करने के लिए आप जो भी नीचे दिए गए नंबर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एड्रेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपने हमें समय दिया, हृदय रोग के बारे में सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।